चलिए, आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। देखिए, भारत का इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत जो पहला टॉपिक होता है, भारत का सामान्य परिचय या फिर जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया, है ना? ये हमने 3 क्लास में पूरा अच्छे से कंप्लीट किया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से 2 से 3 या फिर 1 से 3 क्वेश्चन आपको जरूर एग्जाम में देखने को मिलेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है? आज का हमारा टॉपिक रहेगा भारत का भौगोलिक विभाजन या फिर फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। इस टॉपिक को आज हम पढ़ेंगे और ये भी काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत, ठीक है? चलिए, देखिए, अब जो थोड़ा सा मैं आपको समझा दूं कि आखिर इस टॉपिक के अंतर्गत हम क्या पढ़ने वाले हैं यहाँ पर, है ना? तो इसके अंतर्गत जो ये भारत का भौगोलिक विभाजन है या फिर फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया है, तो पूरा जो हमारा इंडिया है इसको दोस्तों 6 भागों में हम पढ़ते हैं ना। इसके जब हम फिजिकल डिवीजन करते हैं, भौगोलिक विभाजन करते हैं, देखिए, किसी भी क्षेत्र, कोई भी क्षेत्र हो गया, कोई भी देश हो गया, कोई भी राज्य हो गया, ठीक है? तो वहां पर जो भू आकृतियां पाई जाती है, जैसे पर्वत हो गया, है ना, पठार हो गया, मैदान हो गया, इसके अलावा द्वीप और द्वीप समूह हो गए, तटीय मैदान हो गए, मरुस्थलीय क्षेत्र हो गया, तो इन आधारों पर किसी भी क्षेत्र को हम क्या करते हैं, फिजिकल डिवीजन करते हैं उसका, या फिर भौगोलिक विभाजन उसका हम करते हैं। इसी प्रकार से बच्चों, इंडिया का भौगोलिक विभाजन भी 6 भागों में किया गया है, ठीक है? कहीं कहीं आपको 4 मिलेगा, कहीं कहीं आपको 5 में फिजिकल डिवीजन मिलेगा, लेकिन अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी उसने 6 भागों में फिजिकल डिवीजन किया है। तो हम भी यहाँ पर भारत का जो पूरा कंप्लीट भौगोलिक विभाजन है, हम 6 भाग में पढ़ेंगे, ठीक है? कौन कौन से ये 6 पार्ट है, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, एक इसमें है उत्तर और उत्तर पूर्व की पर्वत श्रृंखला, जिसमें हम हिमालय को स्टडी करेंगे, ठीक है? हिमालय को हम यहाँ पर पढ़ेंगे। अगला है उत्तर का विशाल मैदान या फिर द ग्रेट नदर्न प्लेन्स, तो ये हमारा दूसरा फिजिकल डिवीजन रहेगा। इसके बाद तीसरा रहेगा पेनिनसुलर प्लेटू या फिर प्रायद्वीपीय पठार, ठीक है? इसके बाद मरुस्थलीय प्रदेश या फिर द ग्रेट इंडियन डेजर्ट है, उसको हम पढ़ेंगे। समुद्री तटीय मैदान, कोस्टल प्लेन जो होते हैं, उनको हम स्टडी करेंगे। और द्वीप समूह, तो ये टोटल 6 भागों में हम फिजिकल डिवीजन को यहाँ स्टडी करेंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो हम पहला फिजिकल डिवीजन पढ़ेंगे, उत्तर और उत्तर पूर्व की पर्वत श्रृंखलाएं। इसके अंतर्गत हम हिमालय को स्टडी करेंगे, ठीक है? चलिए, ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा भारत का भौगोलिक विभाजन, फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, और इसके अंतर्गत हम पहला टॉपिक आज हम स्टडी करेंगे, ठीक है? चलिए, देखिए, भारत के यदि हम भौगोलिक स्वरूप की बात करें, ठीक है, तो भारत में विभिन्न स्थल आकृतियों वाला एक विशाल देश है। आपको पता होगा, जो भारत है हमारा, यहाँ पर विभिन्न प्रकार की अलग अलग स्थल आकृतियां पाई जाती हैं। आप बोलेंगे, आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सर कौन कौन सी स्थल आकृतियां पाई जाती हैं? तो बहुत सारी हैं। जैसे आप देखते होंगे, ऊपर हिमालय आप देखते हैं, तो विशाल पर्वत है, विश्व का सबसे बड़ा, है ना? उसके दक्षिण में आपको मैदान दिखता है, जिसे हम गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान बोलते हैं। ये सब हम पढ़ेंगे, क्या होता है आपको भले समझ में नहीं आ रहा होगा मैदान क्या होता है, ये सब मैं आपको पढ़ाऊंगा, है ना? तो पर्वत हो गए, मैदान हो गए, पहाड़ियां हो गई। पहाड़ियां मतलब देखिए, जिनकी हाइट ज्यादा होती है उनको हम पर्वत बोलते हैं, और थोड़ा सी कम हाइट होती है, नॉर्मली 800 मीटर से कम जिनकी हाइट होती है उनको हम पहाड़ियां बोलते हैं, है ना? इसके अलावा पठार होते हैं, है ना? द्वीप और द्वीप समूह होते हैं। मरुस्थल है, जैसे हमारे यहाँ थार डेजर्ट है। तो ये अलग अलग भू आकृतियां होती हैं। तो इस आधार पर हम किसी भी क्षेत्र का भौगोलिक विभाजन करते हैं, ठीक है? तो भारत में भी पर्वत पाए जाते हैं, मैदान पाए जाते हैं, पठार पाए जाते हैं, मरुस्थल पाए जाते हैं। तो बहुत सारी आकृतियां यहाँ पर देखने को मिलती हैं। इसके अलावा संपूर्ण देश की यदि आप बात करेंगे, तो लगभग 10.6% जो हमारा क्षेत्र है उस पर पर्वत पाए जाते हैं, है ना? या फिर पर्वतों का एक्सपांशन है या फिर विस्तार है, ये बात आपको याद रखना है। मैदान की बात करेंगे तो लगभग 43.2% क्षेत्रफल पर आपको मैदान देखने को मिलते हैं, प्लेन एरिया देखने को मिलता है, जो कि नदियों के द्वारा बनाए जाते हैं। और लगभग 27.7% भूभाग पर पठारी और पहाड़ी क्षेत्र देखने को मिलता है, ठीक है? तो ये बात भी आपको थोड़ा सा दिमाग में रखना है। हल्का सा डेटा है, याद करने वाली चीजें, कुछ उसमें समझने वाला ऐसा नहीं है, ठीक है? अब हम पढ़ते हैं भारत का भौगोलिक विभाजन। तो देखिए, भौगोलिक विभाजन क्या होता है, फिजिकल डिवीजन क्या होता है? किसी भी क्षेत्र में पाई जाने वाली भौगोलिक आकृतियों, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, मरुस्थल, द्वीप आदि के आधार पर विभाजित करना भौगोलिक विभाजन कहलाता है, ठीक है? अभी मैंने आपको बताया, किसी भी क्षेत्र में कोई कुछ भौतिक आकृतियां पाई जाती हैं, जैसे पर्वत हो गया, पठार हो गया, मैदान हो गया, मरुस्थल हो गए, द्वीप हो गए, दलदली क्षेत्र भी हो सकता है, कोस्टल प्लेन भी हो सकते हैं, बहुत सारी आकृतियां हो सकती हैं। तो उस आधार पर हम किसी भी क्षेत्र का भौगोलिक विभाजन करते हैं, है ना? अब भारत को भी 6 भौगोलिक प्रदेशों में, भू आकृतिक प्रदेशों में बांटा गया है ना? अभी मैंने आपको बताया था, यहाँ पर भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो उत्तर और उत्तर पूर्व की पर्वत श्रृंखला है, जिसमें हम क्या पढ़ते हैं, हिमालय, जो कि विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है ना। इस रीजन में आपको हिमालय पर्वत देखने को मिलता है। अगला है बच्चों यहाँ पर उत्तर का विशाल मैदान, द ग्रेट नदर्न प्लेन्स। तो यहाँ पर देखिए, ये वाला जो रीजन है, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं उत्तर का विशाल मैदान, या फिर इसको हम गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान के नाम से भी जानते हैं। एक है बच्चों प्रायद्वीपीय पठार या फिर पेनिनसुलर प्लेट्यू। तो ये दक्षिण में आप जो देख रहे हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पेनिनसुलर प्लेट्यू या फिर प्रायद्वीपीय पठार, ठीक है? इसके अलावा भारत का जो मरुस्थलीय प्रदेश है, थार डेजर्ट है इंडिया में, आपको पता होगा। यहाँ पर आप इस रीजन में देखेंगे और आपको थार डेजर्ट देखने को मिलेगा, जो कि भारत का एकमात्र गर्म मरुस्थल है ना? तो इसको भी हम फिजिकल डिवीजन के अंतर्गत पढ़ते हैं। एक है समुद्री तटीय मैदान। अब देखिए, भारत का जो ये प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र है, ये वाला बच्चों, है ना, इसके दोनों किनारों पे, एक तो इस साइड और एक इस साइड, है ना, पूर्व में और पश्चिम में एक संकीर्ण मैदान पाए जाते हैं दोनों और, पूर्व में और पश्चिम में। तो इनको हम बोलते हैं समुद्री तटीय मैदान, मतलब समुद्र के किनारे जो मैदान स्थित हैं, इनको हम बोलते हैं समुद्री तटीय मैदान। और लास्ट जो फिजिकल डिवीजन है वो है द्वीप और द्वीप समूह। आपको पता होगा, भारत में 2 द्वीप समूह, एक तो यहाँ पर अरब सागर में लक्षद्वीप है, और यहाँ बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ठीक है? तो इनको हम बोलते हैं द्वीप समूह। तो ये टोटल 6 पार्ट है, और 6 पार्ट में हम संपूर्ण भारत का फिजिकल डिवीजन करते हैं, ठीक है? तो इसके अंतर्गत आज हम पहला पढ़ेंगे उत्तर और उत्तर पूर्व की पर्वत श्रृंखला, जिसमें हम हिमालय को स्टडी करेंगे। द ग्रेट हिमालय जो है, ठीक है, उसको हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। चलिए, अब देखिए,
पहला पॉइंट हमने यहाँ पर उठा लिया उत्तर और उत्तर पूर्व की पर्वत श्रृंखलाएं, है ना। और इसके अंतर्गत भी जो हिमालय है इसको हम दो प्रकार से विभाजित करते हैं। एक तो श्रेणियों के आधार पर, है ना, मतलब जो अलग अलग पर्वत श्रेणियां पाई जाती हैं हिमालय रीजन में, जैसे आपको पता होगा ट्रांस हिमालय है, ग्रेटर हिमालय है, मिडिल हिमालय है, शिवालिक है, पूर्वांचल हिल्स हैं, ठीक है। ये सब क्या होता है सब मैं आपको अभी पढ़ाऊंगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। इसके अलावा एक होता है प्रादेशिक विभाजन, रीजनल डिवीजन, है ना, रीजनल डिवीजन। तो रीजनल डिवीजन क्या होता है, जो अलग अलग नदियां जैसे सिंधु है, सतलज है, काली है, तिस्ता है, ब्रह्मपुत्र है, तो ये जो नदी घाटियां हैं, जो नदियां हैं, इनके बीच में कौन कौन से पर्वत हैं, इनको क्या नाम से जाना जाता है, तो इस आधार पर इसको हम बोलते हैं प्रादेशिक विभाजन, ठीक है। तो हिमालय का विभाजन बच्चों में यहाँ पर दो प्रकार से करते हैं, एक तो श्रेणियों के आधार पर और एक तो प्रादेशिक आधार पर। तो श्रेणियों के आधार पर आप देखेंगे तो एक तो होता है ट्रांस हिमालय, ठीक है, एक होता है मुख्य हिमालय और एक होता है पूर्वोत्तर की पहाड़ियां, ठीक है। ट्रांस हिमालय में हमें क्या क्या पढ़ना है, ट्रांस हिमालय में हमें पढ़ना है काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश, ठीक है। ये चार रेंजेस हम पढ़ते हैं ट्रांस हिमालय के अंतर्गत। ये अभी हम सारी चीजें डिटेल में स्टडी करेंगे। इसके अलावा जो मुख्य हिमालय है इसमें हम पढ़ते हैं महान हिमालय, इसको हम बृहद हिमालय, ग्रेटर हिमालय, हिमाद्री हिमालय भी बोलते हैं। दूसरा है मध्य हिमालय या फिर लघु हिमालय और तीसरा है शिवालिक हिमालय, ठीक है। तो ये मुख्य हिमालय के अंतर्गत हम पढ़ते हैं। इसके अलावा पूर्वोत्तर हिमालय के अंतर्गत क्या पढ़ते हैं, जो यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट में छोटी छोटी पहाड़ियां हैं, गारो, खासी, जयंतिया, है ना। इसके अलावा मिकिर, रेगमा, ये सारी जो पहाड़ियां हैं ये उत्तर पूर्वी राज्यों में छोटी छोटी, तो इनको हम पूर्वोत्तर हिमालय के अंतर्गत पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये भी हम स्टडी करेंगे। तो ये हो गया हमारे श्रेणियों के आधार पर विभाजन। फिर प्रादेशिक विभाजन के अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं, एक तो कश्मीर हिमालय पढ़ते हैं, कुमायूं हिमालय पढ़ते हैं, नेपाल हिमालय पढ़ते हैं और असम हिमालय पढ़ते हैं, ठीक है। तो जितने भी नाम आपको यहाँ पर लिखे दिख रहे हैं ये सभी हम एक एक डिटेल में डिस्कस करेंगे, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले हम पढ़ेंगे श्रेणियों के आधार पर हिमालय का वर्गीकरण, जिसमें हम ट्रांस हिमालय, मुख्य हिमालय और पूर्वोत्तर हिमालय को पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रादेशिक विभाजन, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम ट्रांस हिमालय को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ट्रांस हिमालय अभी स्टडी करेंगे, ठीक है। चलिए, ट्रांस हिमालय को पढ़ने से पहले बच्चों हिमालय के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, बेसिक तथ्य जो हिमालय के बारे में है, जहां से एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, वो हम देख लेते हैं, ठीक है। देखिए, पर्वत का प्रकार देख लेते हैं, किस टाइप का पर्वत है। जो हिमालय है बच्चों, ये युवा वलित पर्वत का एग्जाम्पल है, फिर नवीन मोड़दार पर्वत का एग्जाम्पल है ना। अब देखिए, नवीन वलित पर्वत क्या होता है, न्यू फोल्डेड माउंटेन क्या होता है, थोड़ा सा आप यहाँ पर समझ लीजिए, है ना। नवीन वलित पर्वत क्या होते हैं बच्चों, जैसे देखिए जो इसका निर्माण हुआ है दो प्लेटों की टक्कर के पश्चात हुआ है। एक प्लेट ये है और दूसरी प्लेट ये है, मान लीजिए ए प्लेट है और ये बी प्लेट है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं इंडियन प्लेट और एक है यूरेशियन प्लेट। कौन सी प्लेट, यूरेशियन प्लेट। तो इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट की टक्कर के पश्चात हिमालय का निर्माण हुआ है। अब ये प्लेटें क्या होती हैं, तो जो आप जहां रहते हैं ना, स्थल भाग जो भूपरपट्टी आप बोलते हैं, है ना, तो ये समझ लीजिए ये करीब 100 किलोमीटर मोटाई, 100 किलोमीटर मोटी, ये इसकी जो वृत्त है, मोटाई है, ये करीब 100 किलोमीटर है, ठीक है। तो ये जो 100 किलोमीटर मोटी है, पूरा एक शिलाखंड होता है, पृथ्वी पर चट्टान होती है, इसको ही हम क्या बोलते हैं, इसको ही हम बोलते हैं प्लेट। हालांकि वर्ल्ड ज्योग्राफी का ये टॉपिक है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पूरा एक टॉपिक है, तो वो वर्ल्ड ज्योग्राफी में हम पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बस मैं आपको इतना बता रहा हूँ कि जो हिमालय का निर्माण हुआ है वो प्लेट टेक्टोनिक गतिविधि के पश्चात इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के आपस में टक्कर से हुआ है। अब देखिए क्या था, इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के बीच में एक टेथिस सागर था। क्या था, टेथिस सागर। और टेथिस सागर में क्या थे, बहुत सारे अवसाद थे, सेडिमेंट्स थे। जब ये दो प्लेटों की आपस में टक्कर हुई उसके पश्चात ही हिमालय का इस प्रकार से निर्माण हुआ, हिमालय फोल्ड होना स्टार्ट हुआ। हिमालय कैसे बना है, जैसे एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है, बीच में टेथिस सागर था। जैसे जैसे ये पास आए, है ना, तो बीच वाला जो ये अवसाद था फोल्ड होते गया, इस प्रकार से फोल्ड होते गया, इस प्रकार से हिमालय का निर्माण हो गया, ठीक है। ये मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ। ये आपको देखिए यहाँ पर जो हमारा ये बैच है, मैं आपको पहले बता दूं कि जो हमारा ये कोर्स है या फिर बैच है, ये एक प्रकार से तो फाउंडेशन बैच है। इसमें हम डिटेल में जो कुछ चीजें होती हैं, जैसे आप देखेंगे सिविल सर्विसेज के एग्जाम होते हैं, इसमें जैसे आप देखेंगे तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी या फिर हिमालय का निर्माण आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम पूरी चीजें डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, हम हिमालय को पूरा स्टडी करेंगे, लेकिन कुछ चीजें जो सिविल सर्विसेज मेंस के हिसाब से हैं वो चीजें हम यहाँ पर स्टडी नहीं करेंगे, ठीक है। अभी मैं एक बेसिक आइडिया दे रहा हूँ कि हिमालय का निर्माण कैसे हुआ है। तो प्लेट टेक्टोनिक गतिविधि के पश्चात हिमालय का निर्माण हुआ है। इंडियन प्लेट जब यूरेशियन प्लेट से टकराई तो उसके बीच में जो टेथिस सागर के अवसाद थे उससे हिमालय का निर्माण हुआ है। और ऐसे ही जितने भी पर्वतों का निर्माण होता है उनको हम नवीन वलित पर्वत बोलते हैं, न्यू फोल्डेड माउंटेन या फिर यंग फोल्डेड माउंटेन बोलते हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि हिमालय यंग फोल्डेड माउंटेन का एग्जांपल है, जिसका निर्माण इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट की टक्कर के पश्चात हुआ है। ये देखिए उत्पत्ति कैसे हुई इसकी, भारतीय प्लेट या फिर इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट की टक्कर के पश्चात या फिर जब ये कोलाइड हुई आपस में, तो इसके पश्चात एक चीज और आप ऐड कर लेना, टेथिस सागर के अवसादों से, टेथिस सागर के अवसादों से इसका निर्माण हुआ है, ठीक है। तो ये चीज ऐड कर लेना, इसमें आपको ऐड ऑन करना है। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। आगे बात कर लेते हैं बच्चों, जो पूरा हिमालय है इसका लगभग क्षेत्रफल कितना है, कितने क्षेत्रफल पर ये पूरा फैला हुआ है, ठीक है। तो ये बच्चों लगभग 6,12,021 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैला हुआ है, लगभग 2500 किलोमीटर लंबाई में फैला हुआ है। मतलब यहां से लेकर के यहां तक जो इसकी लंबाई है करीब 2500 किलोमीटर है। तो लंबाई इंपॉर्टेंट है, क्षेत्रफल उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़ा सा दिमाग में रख लेना। लगभग 6 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है। चौड़ाई की बात करेंगे तो 400 से लेकर के 160 किलोमीटर लगभग चौड़ाई है। अब देखिए चौड़ाई ऐसी क्यों है 400 से 160, इसका मतलब क्या है, यदि आप हिमालय को देखेंगे बच्चों तो पश्चिम में ये आपको इसकी चौड़ाई ज्यादा दिखेगी, लगभग 400 किलोमीटर, ठीक है। और जैसे जैसे आप पूर्व में
जाते हैं तो उसकी चौड़ाई बहुत कम हो जाती है ना, लगभग आप ऐसा मान सकते हैं कि 150 किलोमीटर। ठीक है, तो अलग अलग जगह जैसे जैसे पूर्व से पश्चिम जाते हैं तो चौड़ाई कम होती जाती है, तो इसी कारण से एक एवरेज इसकी चौड़ाई बताई गई 400 से 160 किलोमीटर की चौड़ाई है। पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर जाने पर इसकी चौड़ाई जो है क्रमशः कम होती जाती है। ठीक है, औसत ऊंचाई कितनी है, तो लगभग 6000 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है। ठीक है, एवरेज हाइट कितनी है, 6000 मीटर इसकी एवरेज हाइट है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी जो माउंट एवरेस्ट है हिमालय पर्वत पर ही स्थित है, आपको याद रखना है, आपको पता होगा। सीधा सा एग्जाम में क्वेश्चन आता है विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, तो माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। 8848 मीटर इसकी हाइट है। ठीक है, यहाँ पर 8848 लिखा है, इसमें 0.86 मीटर और ऐड कर रहा है आपको नवीन आंकड़ों के अनुसार। ये देखिए यहाँ पर लिखा है 8848.86। देखिए हुआ क्या, एक्चुअली यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आप अलग अलग जब बुक पढ़ते हो तो कहीं कहीं आपको क्या लिखा मिलता है, 8848 लिखा मिलता है, कहीं कहीं आपको 8848.86 में लिखा मिलता है, कहीं कहीं आपको 8850 लिखा मिलता है। ठीक है, तो ये अलग अलग आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। सही डेटा क्या है, 8848.86 मीटर माउंट एवरेस्ट की हाइट है ना। अब देखिए क्या है क्या कि जब 1953-54 के आसपास है ना, आजादी के कुछ टाइम बाद हिमालय का जब मेजरमेंट किया गया था तो इसकी जो ऊंचाई आई थी वो कितनी आई थी, 8848 है ना। लेकिन चूंकि बच्चों नवीन वलित पर्वत है, न्यू फोल्डेड माउंटेन है, तो नवीन वलित पर्वतों की एक खासियत क्या होती है कि इनकी जो हाइट है ना, इनकी हाइट हमेशा बढ़ती रहती है। अब हाइट ऐसा नहीं है कि आज 1 फीट है तो कल 2 फीट हो जाएगी, ऐसे नहीं, बहुत ही स्लो बढ़ती है इनकी हाइट है ना, आपको समझ में नहीं आएगा। तो वर्तमान में बच्चों जब 2015 में इसका मेजरमेंट किया था ना, तो इसकी 1954-55 में कितनी थी, 8848 और अभी 2015 में इसकी हाइट थी 8848.86 मीटर। ठीक है, तो लगभग इसकी यदि हाइट आप देखेंगे तो 50-60 सालों में 65 सालों में इसकी हाइट लगभग 0.86 मीटर बढ़ चुकी है। ठीक है, तो आपको एक बात याद रखना है कि यंग फोल्डेड माउंटेन जो होते हैं, नवीन वलित जो पर्वत होते हैं, इनकी एक विशेषता होती है कि इनकी हाइट लगातार बढ़ती रहती है, क्योंकि वो मैंने आपको भी बताया था कि ये जो दो प्लेटें हैं, इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट, ये अभी भी कोलाइड हो रही हैं, लगातार एक दूसरे के पास आ रही हैं और ये फोल्ड होता रहता है ना, बिल्कुल स्लो होता है, तो इस कारण से ये चीजें चलती रहती हैं। चलिए आगे डिस्कस कर लेते हैं। देखिए हिमालय पर्वत का यदि आप विस्तार की बात करेंगे है ना, तो भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया, चीन हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया। इस पे आप एक और देश ऐड कर सकते हैं, म्यांमार है ना, म्यांमार भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि जो हिमालय है बच्चों बिल्कुल आप देखेंगे तो उत्तर पूर्वी राज्य होते होते ये, एक मिनट रुकिएगा, म्यांमार तक ये जाता है। ठीक है, और म्यांमार में इसकी जो रेंज है हिमालय की, उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं अराकान योमा। अराकान योमा एग्जाम में क्वेश्चन आता है, अराकान योमा पर्वत किसका पार्ट है, तो हिमालय का ही ये पार्ट है। ठीक है, और अराकान योमा कहां पर है, तो म्यांमार में है, तो इसमें आपको म्यांमार भी ऐड करना है ना। ये अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा, अभी मैं इसमें आपको आइडिया दे रहा हूं। ठीक है, तो ये देश याद करना है, इसमें म्यांमार आपको ऐड करना है। ठीक है, अब राज्यों की बात कर लेते हैं कि भारत के कौन कौन से राज्यों में आखिर हिमालय का विस्तार है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। एक तो जम्मू कश्मीर है, आपको पता ही होगा है ना, इसमें आपको लद्दाख भी ऐड कर लेना है, क्योंकि अब यूनियन टेरिटरी हो गई है ना, तो ये दोनों यूनियन टेरिटरी हो गई। हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, हरियाणा हो गया, सिक्किम हो गया, असम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय। ठीक है, तो इतने राज्यों में बच्चों इसका विस्तार है। आपको थोड़ा सा मैप देखना है, मैप में आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी है ना। आगे हम अभी स्टडी करेंगे जब डिटेल में, तो आपको क्लियर हो जाएंगी ये सारी चीजें, रटना नहीं पड़ेगा कुछ भी है ना। इसके अलावा इसका आकार कैसा है, हिमालय किस प्रकार से फैला हुआ है, तो यदि मैं यहाँ पर इंडिया का इस प्रकार से मैप बनाऊं है ना, इस प्रकार से, इस प्रकार से, तो हिमालय कहाँ फैला हुआ है, ये तो इस प्रकार से फैला हुआ है, ये इस प्रकार से फैला हुआ है पूरा है ना, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से कुछ इसका शेप बनता है। तो इसका जो आकार है बच्चों, धनुष और तलवार आकार का इसका शेप है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, तो धनुष आकार का इसका शेप है, आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे डिस्कस कर लेते हैं। इसके अलावा भौगोलिक रूप से हिमालय पर्वत श्रृंखला भारतीय उपमहाद्वीप को मध्य एशिया और तिब्बत से अलग करता है। ठीक है, भौगोलिक रूप से यदि आप देखेंगे तो जो हिमालय है ये भारतीय उपमहाद्वीप और मध्य एशिया। अब भारतीय उपमहाद्वीप क्या है बच्चों, ऑलरेडी मैं पहले लेक्चर में आपको पढ़ा चुका हूं है ना। जो हमारी पड़ोसी देश हैं, जैसे यहाँ पर आप देखेंगे पाकिस्तान है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, मालदीव है और हमारा भारत है, तो ये पूरे इंडियन प्लेट में स्थित है, हिमालय के दक्षिण में स्थित है। तो इनको हम क्या बोलते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप है ना, इंडियन सब कॉन्टिनेंट इनको हम बोलते हैं। तो जो हिमालय पर्वत है बच्चों, भारतीय उपमहाद्वीप को मध्य एशिया में कौन से देश आते हैं, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये सब काकी ताऊ तुर्क हैं वाले जो है ना, स्थान वाले जो देश हैं ये आते हैं इसमें। मतलब पाकिस्तान वगैरह को ऐड नहीं करना है, पाकिस्तान अफगानिस्तान को छोड़ के जो स्थान वाले देश हैं मध्य एशिया में आते हैं। ठीक है, तो ये इन देशों से एक प्रकार से देखा जाए तो भारत को अलग करता है, मध्य एशिया बोल लीजिए। और तिब्बत रीजन मतलब यहाँ पर तिब्बत रीजन आपको पता होगा, चाइना वाला है ना तिब्बत रीजन, तो तिब्बत और मध्य एशिया से सेपरेट करता है हिमालय पर्वत। तो ये पॉइंट याद रखना है। भूवैज्ञानिकों ने माना है कि हिमालय पर्वत का आकार प्रतिवर्ष लगभग 20 मिलीमीटर है ना, प्रतिवर्ष एक साल में ये, एक वर्ष में ये लगभग 20 मिलीमीटर बढ़ जाता है। कितना, 20 मिलीमीटर बढ़ जाता है, तो ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, सन 1954 में इसकी ऊंचाई कितनी थी, 8848 थी, एक 8 यहाँ पर एक्स्ट्रा हो गया, 8848 मीटर थी। वहीं वर्तमान में इसकी हाइट कितनी हो गई है, 8848.86 मीटर हो गई है। तो लगभग 2015 तक, 1954 से 2015 तक लगभग आप देखेंगे इसको, तो 0.86 मीटर की हाइट इसकी बढ़ चुकी है। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था।
हिमालय पर्वत की ऊंचाई सर्वाधिक है, हिमाद्री हिमालय के नाम से भी इसको जाना जाता है, हिमालय के मध्य भाग में स्थित है। ठीक है, हिमाद्री हिमालय, अब देखेंगे आप हिमालय में, तो अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा जैसे ट्रांस हिमालय में कौन कौन से हैं, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ये सब ट्रांस हिमालय का पार्ट है। ग्रेटर हिमालय है, मिडिल हिमालय है और शिवालिक है। इस प्रकार से ये पूरा हिमालय फैला हुआ है। तो इसकी जो सबसे प्रमुख रेंज है ना बच्चों, उसको हम बोलते हैं हिमाद्री हिमालय, है ना, हिमाद्री हिमालय, या फिर इसको हम महान हिमालय भी बोलते हैं, ग्रेटर हिमालय भी बोलते हैं। तो इसकी सबसे प्रमुख रेंज है जिसकी ऊंचाई भी सर्वाधिक है और सबसे लंबाई में भी ये फैली हुई है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, अभी हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे इसको। यह विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। तो एवरेज इसकी ऊंचाई कितनी है, 6100 मीटर इसकी एवरेज हाइट है हिमालय की, और विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो ये बच्चों कुछ बेसिक पॉइंट थे हिमालय के बारे में, मैंने आपको यहाँ पर डिस्कस कराए हैं। ठीक है, जहां से एग्जाम में काफी क्वेश्चन आते हैं। अब एक एक करके जो मैंने आपको इसका डिवीजन समझाया था वो मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो सबसे पहले हम ट्रांस हिमालय को पढ़ेंगे, है ना। ट्रांस हिमालय को सबसे पहले हम स्टडी कर लेते हैं। तो देखिए, ट्रांस हिमालय श्रेणी के अंतर्गत काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश रेंज आती हैं। कौन कौन सी आती हैं, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश, ये सारी रेंज किसके अंतर्गत आती हैं, ये बच्चों आती हैं ट्रांस हिमालय के अंतर्गत। अब ट्रांस हिमालय कहां पर है, देखिए सबसे उत्तर में जो आपको देखने को मिलेगा वो उसे हम बोलते हैं ट्रांस हिमालय। यहाँ पर देखिए, ये भारत का मैप दिख रहा है, यहाँ पर काराकोरम श्रेणी है, फिर लद्दाख श्रेणी है, फिर जास्कर श्रेणी, और यहाँ पर कैलाश श्रेणी तिब्बत रीजन में है। ठीक है, तो ये चार श्रेणियां जो मुख्यतः आती हैं बच्चों, ये ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आती है ना। अब एक चीज समझ लीजिए ट्रांस हिमालय के बारे में, कि जो हम उत्तर और उत्तर पूर्वी की, पहला हमने फिजिकल डिवीजन क्या लिया था, उत्तर व उत्तर पूर्व की पर्वत श्रृंखला, है ना। इसके अंतर्गत हमने डिवीजन क्या किया था कि एक तो हमने हिमालय प्रदेश देखा था, एक तो हमने ट्रांस हिमालय देखा था, फिर एक हमने हिमालय प्रदेश देखा था, है ना, ट्रांस हिमालय देखा था, हिमालय प्रदेश देखा था, और एक पूर्वांचल हिल्स देखा था। ठीक है, तो आपको यहाँ पर एक बात याद रखना है कि बच्चों, यहाँ पर जो ट्रांस हिमालय है ना, ये मेन जो हम हिमालय बोलते हैं उसका पार्ट नहीं है, है ना। इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांस हिमालय को पार हिमालय बोलते हैं, है ना। और ये यूरेशियन प्लेट में स्थित है, यूरेशियन प्लेट में स्थित है, इंडियन प्लेट में स्थित नहीं है। ठीक है, इसके अलावा जो मेन हमारा हिमालय है, इसका हिमालय का पार्ट ये नहीं है, इसको हम ट्रांस हिमालय के नाम से ही बोलेंगे ना। इसको आपको ऐसे नहीं बोलना है कि ये हिमालय का पार्ट है, इसका नाम क्या है, ट्रांस हिमालय। जबकि हिमालय की बात करेंगे तो ग्रेटर, मिडिल और शिवालिक अभी हम आगे पढ़ेंगे, वो आएंगे। ठीक है, तो एक बात आप याद रख लो कि ट्रांस हिमालय जो है ये मेन जो हिमालय पर्वत श्रृंखला है उसका पार्ट नहीं है, इसे पार हिमालय के नाम से जाना जाता है, ट्रांस हिमालय के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब इसके अंतर्गत जो काराकोरम श्रेणी है बच्चों, इसे एशिया की रीढ़ कहा जाता है, बैकबोन ऑफ एशिया कहा जाता है। इस श्रेणी का सर्वोच्च शिखर K2 गॉडविन ऑस्टिन है, जो कि 8611 मीटर ऊंचा है। ठीक है, अब देखिए ट्रांस हिमालय में कौन कौन सी श्रेणी मैंने आपको बताई, एक तो काराकोरम है, एक लद्दाख है, एक जास्कर है और एक कैलाश है। ठीक है, अब जो ये काराकोरम श्रेणी है ना, इस पर ही बच्चों क्या स्थित है, K2 गॉडविन ऑस्टिन। क्या है, K2 गॉडविन ऑस्टिन, जो कि विश्व की सेकेंड हाईएस्ट माउंटेन पीक है, ठीक है, सबसे ऊंची आपको पता है माउंट एवरेस्ट, अभी हम आगे पढ़ेंगे इसको। सबसे ऊंची फर्स्ट नंबर पर आती है, सेकंड नंबर पर कौन सी आती है, K2 गॉडविन ऑस्टिन। लेकिन ये कहां पर स्थित है, ट्रांस हिमालय की काराकोरम रेंज के अंतर्गत आती है। K2 गॉडविन ऑस्टिन 8611 मीटर इसकी हाइट है। ठीक है, ट्रांस हिमालय श्रेणी भारत के उत्तरी भाग में स्थित है। इस पर्वत श्रेणी का निर्माण अवसादी शैलों से, सेडिमेंट्री रॉक से हुआ है। ठीक है, ट्रांस हिमालय श्रेणी जो उत्तरी भाग मतलब ट्रांस हिमालय उत्तरी भाग में स्थित है और इसका निर्माण जो हुआ है अवसादी शैलों से हुआ है, ये बात आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं, इस पर्वत श्रेणी में सतलज, सिंधु, ब्रह्मपुत्र आदि पूर्ववर्ती नदियां प्रवाहित होती हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है, देखिए पूर्ववर्ती नदियां क्या होती हैं पहले आप ही समझ लो, है ना। देखिए ऐसी नदियां बच्चों जो हिमालय के निर्माण के भी पहले से प्रवाहित हो रही हैं, है ना, हिमालय के भी निर्माण के पहले से प्रवाहित हो रही हैं। इसका मतलब यह है कि जब हिमालय बना नहीं था उसके पहले से भी वो नदियां प्रवाहित हो रही थी, है ना। और जैसे जैसे हिमालय का निर्माण होता रहा, नदियां अपना रास्ता बनाती रहीं और ये नदियां हिमालय को पार करके भारत में इंटर करती हैं या फिर हिमालय को पार करके दूसरे क्षेत्र में प्रवेश करती हैं, उनको हम पूर्ववर्ती नदियां बोलते हैं। जैसे आप कुछ एग्जांपल देख लीजिए, जैसे सतलज, सिंधु और ब्रह्मपुत्र, ये तीनों नदियां कहां से निकलती है बच्चों, ये तीनों नदियां तिब्बत रीजन से निकलती हैं ना, ये तीनों नदियां तिब्बत से निकलती हैं और हिमालय को काटते हुए भारत में प्रवेश करती हैं। मतलब मान लीजिए ये कोई नदी बह रही है, ठीक है, यहाँ पर हिमालय का निर्माण हो रहा है, तो हिमालय एक इस साइड बनेगा और इस साइड बनेगा, बीच में खाली छूट जाएगी क्योंकि नदी लगातार उस पार्ट को काटती रहेगी और यहाँ पर एक गॉर्ज बन जाएगा, है ना, एक गॉर्ज बन जाएगा। इसी कारण से ये जो पूर्ववर्ती नदियां हैं गहरे गहरे गॉर्ज का भी निर्माण करती हैं। आई थिंक क्लियर होगा। चलिए, इसके अलावा एक नोट है यहां पर, गॉडविन ऑस्टिन पर्वत को ही गौरी नंदा पर्वत के नाम से भी जाना जाता है ना, K2 गॉडविन ऑस्टिन, जो कि सबसे ऊंची चोटी है किसकी, ट्रांस हिमालय की, और विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, इसको गौरी नंदा पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा भारतीय भूभाग में काराकोरम श्रेणी POK में स्थित है। किसमें स्थित है, POK में स्थित है। आपको एक बात यह भी याद रखना है, काराकोरम श्रेणी के पश्चिम में पामीर की गांठ में मिल जाती है, जबकि दक्षिण पूर्व में यह कैलाश श्रेणी तक विस्तृत है। अब देखिए
यहाँ पर एक चीज समझिए, यहाँ पर आप देखेंगे ना, ये भारत के यहाँ पर, तो इसको हम बोलते हैं पामीर की गांठ, है ना। यहाँ पर पामीर प्लेट्यू है, पामीर का पठार आपने सुना होगा, विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, इसे संसार की छत या फिर रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है ना। तो ये पामीर की गांठ क्या है, पहले आप इसको समझो, है ना। जो ये पामीर की गांठ है, सबसे पहले समझो गांठ क्या होती है। गांठ इस प्रकार से होती है ना बच्चों, उसमें बहुत सारी, यदि मान लीजिए आप 3-4 कपड़े लें, है ना, 3-4 मान लीजिए चादर लें और उनको बांध दें आप, है ना, तो एक गांठ बन जाएगी। जैसे मान लीजिए एक चादर आपने ये लिया, है ना, इस प्रकार से, या फिर उसका एक कटा हुआ हिस्सा लिया, दूसरा चादर ये लिया, है ना, तीसरा ये लिया, चौथा ये लिया, इस प्रकार से आप इनकी गठान बांध दें तो यहाँ पर क्या बन जाएगी, गांठ बन जाएगी, है ना। तो उसी प्रकार से ये पामीर की गांठ है। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो मैंने आपको ये चादर बताई, तो ये चादर क्या है, पर्वत है। तो यहाँ पर बहुत सारे पर्वत आकर के मिलते हैं, जैसे आप देखेंगे तो यहाँ पर काराकोरम आकर के मिलता है ना, इस प्रकार से, जो कि ट्रांस हिमालय का है। एक कुंडलुन पर्वत आके मिलता है जो तिब्बत रीजन में है। एक हिंदुकुश पर्वत आकर के मिलता है, और ऐसे भी और भी मध्य एशिया के भी कुछ पर्वत हैं जो यहाँ पर आकर के मिलते हैं। हमें मेन हमारे जो पड़ोसी पर्वत है उनको देखना है, तो हिंदुकुश हो गया, काराकोरम हो गया, कुंडलुन हो गया, तो ये सब यहाँ पर ही आकर के मिलते हैं पामीर की गांठ में, इसलिए इसको हम पामीर गांठ या फिर पामीर नोट के नाम से भी जानते हैं। तो ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। एग्जाम क्वेश्चन आएगा पामीर नोट क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि बहुत सारे पर्वत यहाँ पर आकर के मिलते हैं। इस श्रेणी के दक्षिण में लद्दाख श्रेणी, सिंधु नदी तथा इसकी सहायक नदी श्योक का जल विभाजक है, ठीक है। अब एक बार यहाँ पे समझिए, देखिए ये काराकोरम हो गई, ये लद्दाख हो गई और ये जास्कर हो गई, ठीक है। अब जो एक नदी है बच्चों, श्योक नदी, श्योक नदी कहाँ से निकलती है, इस काराकोरम श्रेणी से निकलती है ना, और यहाँ पर आगे चलती है। किस किस के बीच में बह रही, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। तो जो श्योक नदी है, ये कौन सी नदी है, श्योक नदी। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है श्योक नदी किन किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में बहती है, तो काराकोरम और लद्दाख रेंज के बीच में श्योक नदी बहती है। और एक है सिंधु नदी, सिंधु नदी तिब्बत रीजन से निकलती है और इस प्रकार से लद्दाख और जास्कर के बीच में बहती है। कौन सी नदी है, सिंधु नदी। तो सिंधु नदी कहाँ बहती है, लद्दाख और जास्कर रेंज के बीच में बहती है, और श्योक आगे जाकर के किसमें मिलती है, सिंधु में मिल जाती है, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखना है। बताने का मतलब ये है, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कौन सी नदी किन पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य में प्रवाहित होती है, कौन सी नदी किसकी सहायक नदी है। तो श्योक नदी काराकोरम और लद्दाख के बीच में प्रवाहित होती है, और सिंधु नदी लद्दाख और जास्कर के बीच में प्रवाहित होती है, और श्योक नदी आगे जाकर के जास्कर जो लद्दाख रेंजेस को काटते हुए किसमें मिलती है, सिंधु नदी में मिल जाती है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। इसके अलावा सिंधु नदी के किनारे ही बच्चों एक शहर प्रमुख स्थित है जिसका नाम है लेह, है ना। लेह शहर सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है, और ये सारी चीजें आपको थोड़ा सा दिमाग में रखना है, इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो ये वही चीजें हैं। इसके अलावा उत्तर में ट्रांस हिमालय तथा महान हिमालय से इंडो सांगपो सचर जोन या फिर हिंज लाइन के द्वारा अलग होता है, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ ना, जब ये हिमालय का निर्माण हुआ था ना बच्चों, तो जैसे ट्रांस हिमालय बना, ठीक है, फिर ग्रेटर हिमालय बना, फिर मिडिल हिमालय बना, और फिर शिवालिक बना। इस प्रकार से ये हिमालय है ना, मतलब ये सबसे ऊंचा है, इस प्रकार से आप ऐसे समझ सकते हैं, इस प्रकार से, है ना, इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं। तो यहाँ पर जो ये फोल्ड आपको दिख रहा है ना, क्योंकि जब ये फोल्ड हो रहे थे बच्चों, तो एक टाइम के बाद यहाँ पर प्लेट चटकी, है ना, यहाँ पर टूटी हुई, तो यहाँ पर एक लाइन बन जाती है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, जो कि ट्रांस हिमालय और महान हिमालय के मध्य में, इसको हम बोलते हैं इंडो सांगपो सचर जोन, ITSZ या फिर हिंज लाइन इसको बोलते हैं। और इसी में क्या इसी में सिंधु और ब्रह्मपुत्र जैसी नदियां प्रवाहित होती हैं। बात समझ में आई, एक बार मैं आपको फिर से बता दूं। जैसे मान लीजिए ट्रांस हिमालय बना, है ना, ट्रांस हिमालय बन गया, ये ट्रांस हिमालय बन गया। तो जब ये यहाँ से बच्चों ग्रेटर हिमालय बना, है ना, या फिर महान हिमालय बना, तो इसके बीच में जो ये गैप है, जो प्लेट यहाँ से टूटी, चटकी यहाँ से प्लेट, तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, इसको हम बोल रहे हैं इंडो सांगपो सचर जोन। अब ये ग्रेटर हिमालय के बाद जब मिडिल हिमालय बनेगा, तो यहाँ पर भी एक लाइन बनेगी, है ना, एक फॉल्ट बनेगा, इसको हम क्या बोलेंगे, इसका नाम क्या है, जो महान हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में है, तो मेन बाउंड्री थ्रस्ट इसको हम बोलते हैं, ये हम आगे पढ़ेंगे। इसी प्रकार से मिडिल हिमालय और शिवालिक के बीच में भी एक फॉल्ट बनेगा, उसको भी हम कुछ नाम देंगे, ठीक है। तो आपको याद रखना है, ट्रांस हिमालय और महान हिमालय के बीच में जो ये फॉल्ट है, इसको हम क्या बोलते हैं, इंडो सांगपो सचर जोन या फिर हिंज लाइन। आगे विश्व का सबसे तीव्र ढाल वाला एक पर्वत है राकापोशी पर्वत, जो कि लद्दाख श्रेणी के अंतर्गत आता है ना। जो बीच वाली इसकी श्रेणी है लद्दाख श्रेणी, तो इसका सबसे ऊंचा जो पर्वत है उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं राकापोशी पर्वत, जो कि विश्व का तीव्रतम ढाल वाला पर्वत है। अब ये तीव्रतम ढाल वाले पर्वत से क्या मतलब है, मतलब देखिए एक तो पर्वत होता है ऐसा, है ना, इस प्रकार से एक पर्वत है, ये पर्वत कैसा है, बिल्कुल खड़ा है इस प्रकार से, है ना, इसकी जो ये ढाल है बिल्कुल खड़े हैं, मतलब इस पर आप क्लाइंबिंग करना चाहेंगे तो आपको बहुत मुश्किल होगी। तो विश्व का सबसे तीव्रतम ढाल वाला, खड़े ढाल वाला जो पर्वत है वो राकापोशी है, और राकापोशी कहाँ है, लद्दाख में, और लद्दाख श्रेणी की सबसे ऊंची और खड़े ढाल वाली ये चोटी है, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं, सिंधु नदी जास्कर और लद्दाख श्रेणियों के मध्य में विभाजित होती है, जो कि लद्दाख श्रेणी को काट करके भारत में की सबसे गहरे गॉर्ज का निर्माण करती है, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था जो सिंधु नदी किसके बीच में बहती है, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, इसके बीच में इस प्रकार से प्रवाहित होती है, ठीक है। और बीच में ये क्या करती है बच्चों, बीच में जो लद्दाख रेंज है बीच वाली, इसको काटती है ना। जैसे मान लीजिए ये नदी बह रही है, ठीक है, वही वाली बात है, ये लद्दाख रेंज है और ये लद्दाख रेंज है ना, तो इसको इसने काटती रही, क्योंकि हिमालय का निर्माण बाद में हुआ, ये नदी पहले से प्रवाहित हो रही है। तो ये सबसे गहरे गॉर्ज का निर्माण करती है, लगभग 5200 मीटर, मतलब समझ रहे हैं 5 किलोमीटर लगभग गहरा गॉर्ज बनाती है। मतलब देखिए एक पर्वत ये है इस प्रकार से, और एक पर्वत ये है ना, मतलब ये लद्दाख श्रेणी ही है, और बीच में ये इस प्रकार से नदी प्रवाहित हो रही है ना, इस प्रकार से बीच से प्रवाहित हो रही है, तो इसे हम बोलते हैं गॉर्ज। तो याद रखना है, बुंजी गॉर्ज का ये निर्माण करती है। कौन सा गॉर्ज, बुंजी गॉर्ज का निर्माण करती है, यहाँ पर पीओके वाले रीजन में बनाती है, आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे डिस्कस कर लेते हैं। अब देखिए जो काराकोरम श्रेणी है बच्चों, है ना, ट्रांस हिमालय के अंतर्गत, इसमें कुछ बहुत बड़े ग्लेशियर भी हैं, जैसे सियाचिन ग्लेशियर, हिस्पर ग्लेशियर, बियाफो ग्लेशियर, बालतोरा ग्लेशियर, ठीक है। तो ये काफी बड़े बड़े ग्लेशियर है। जैसे सियाचिन ग्लेशियर लगभग 76 किलोमीटर लंबा है, हिस्पर ग्लेशियर 61 किलोमीटर लंबा है, बियाफो ग्लेशियर 59 किलोमीटर लंबा है, और बालतोरा ग्लेशियर 58 किलोमीटर लंबा है, ठीक है। तो ये सभी ग्लेशियर हैं, आपको याद रखने हैं।
महत्वपूर्ण है। ठीक है, इनके बारे में आपको याद रखना है। ठीक है बच्चों, तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा यहाँ से, भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? तो सियाचिन ग्लेशियर लगभग 76 किलोमीटर लंबा ये ग्लेशियर है और सबसे बड़े ग्लेशियरों में आता है। फिर है हिस्पर ग्लेशियर, बियाफो ग्लेशियर और बालतोरा ग्लेशियर। तो इन सभी के बारे में आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ये ट्रांस हिमालय के बारे में इतने पॉइंट काफी हैं बच्चों, है ना। जो भी पॉइंट मैंने आपको बताए अच्छे से आपको थोड़ा सा देखना है, मैप में भी आपको देखना अपना एटलस खोल के। ठीक है, तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो देखिए हमने क्या पढ़ लिया, अभी हमने पढ़ लिया ट्रांस हिमालय, है ना। ठीक है, यहां पर आपको हिमालय की जगह लिख लेना उत्तर और उत्तर पूर्व की पर्वत श्रृंखलाओं का विभाजन। ठीक है, तो ये ट्रांस हिमालय हो गया बच्चों। इसमें हमने काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश रेंज के बारे में देखा। कैलाश रेंज बच्चों तिब्बत में है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा इसके बारे में नहीं पढ़ना है। जितने भी पॉइंट एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट थे सारे मैंने बता दिए। देखिए काराकोरम यहाँ पर था, लद्दाख यहाँ पर था, जास्कर यहाँ पर था। इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांस हिमालय। तो ये ट्रांस हिमालय हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे मुख्य हिमालय या फिर मेन जो हिमालय है, इसको हम स्टडी करेंगे। इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है? इसमें हम ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय और शिवालिक को हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए ग्रेटर हिमालय की बच्चों यदि हम बात करेंगे तो देखिए इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? 6100 मीटर। अब देखिए हिमालय जो सही मायने में हिमालय कहा जाता है वो हिमालय वाली रेंज ये ग्रेटर हिमालय ही है, क्योंकि ये सबसे ऊंची है। 6100 मीटर इसकी एवरेज हाइट है। और यहाँ नंगा पर्वत एक पर्वत है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये इस प्रकार से फैली हुई है। लगभग 2400 से लेकर के 2500 किलोमीटर में इस प्रकार से फैली हुई है। ठीक है, तो सबसे मेन और मुख्य रेंज यही है। ठीक है, इसकी चौड़ाई कितनी है? तो 190 से लेकर के 120 तक, 120 किलोमीटर तक लगभग ये फैली हुई है इस प्रकार से। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। आगे बात कर लेते हैं। यह मुख्यतः कायांतरित शिलाओं, ग्रेनाइट, सिस्ट, नीस आदि से बनी है ना। यहाँ पर ये सारी चट्टानें पाई जाती हैं। इसके अलावा विश्व में प्राय सभी जो जितने भी पर्वत शिखर हैं, विश्व के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर, तो आपको यहाँ पर ही देखने को मिलेंगे, है ना, क्योंकि विश्व की सबसे ऊंची माउंटेन रेंज है। देखिए माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, नंगा पर्वत, धौलागिरी, त्रिशूल, नंदा देवी, बंदरपूछ, कामित और नामचंबरवा। अब ये सारे क्या है? माउंटेन पीक्स हैं, है ना, पर्वत शिखर हैं जो कि सबसे ऊंचे पर्वत शिखर हैं विश्व के। ठीक है, जैसे देखिए माउंट एवरेस्ट विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, 8848.86। ये कहां पर है? नेपाल में देखने को मिलेगा, इसी ग्रेटर हिमालय में स्थित है ना। नेपाल और तिब्बत की बॉर्डर पर लगभग आपको देखने को मिलता है आसपास। वैसे नेपाल में आता है ये, तो ये विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, इसके अलावा कंचनजंगा, कंचनजंगा हमारे सिक्किम में स्थित है, भारत में स्थित है। 85, 98 या फिर कहीं कहीं 85, 95 भी लिखा मिलता है, कहीं कहीं 85, 86 भी लिखा मिलता है। कोई उतना माइंड आपको नहीं करना है, अलग अलग बुक में अलग अलग मिलता है। और एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो उतना क्लोज आपको नहीं देंगे, आपको टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, तो इसकी विशेषता क्या है बच्चों? ये भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा। अब देखो आपको एक डाउट क्लियर करता हूं। पहला तो एक चीज आपको याद रखना कि विश्व की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है? माउंट एवरेस्ट है, 8848.86 मीटर। तो विश्व की पहले नंबर पे आती है ना, और कहां पर है? नेपाल में। तो भारत से इसका कोई मतलब नहीं है, पहले नंबर पर इसको रखना है विश्व में। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या आता है बच्चों? भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बच्चों K2 गॉडविन ऑस्टिन। अभी मैंने आपको बताया था ट्रांस हिमालय में काराकोरम रेंज में स्थित है K2 गॉडविन ऑस्टिन, जो कि विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। और चूंकि विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है तो भारत की तो सबसे ऊंची चोटी ही होगी, है ना, K2 गॉडविन ऑस्टिन। तो याद रखना है विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है और भारत की सबसे ऊंची चोटी है K2 गॉडविन ऑस्टिन, जो कि POK, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर वाले क्षेत्र में स्थित है। POK क्या है? ऑलरेडी पहले लेक्चर में आपको बता चुका हूं। ठीक है, तो यहां पर स्थित है। लेकिन अभी मैंने आपको बताया था जब ट्रांस हिमालय पढ़ा रहा था कि ट्रांस हिमालय बच्चों जो है, ट्रांस हिमालय ये हिमालय का पार्ट नहीं है, है ना। मैंने आपको बताई थी एक चीज। तो यदि ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो कंचनजंगा, है ना, कंचनजंगा। तो इसमें अंतर याद रखना। यदि एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो K2 गॉडविन ऑस्टिन। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो कंचनजंगा, सिक्किम। आई थिंक डाउट क्लियर हुआ होगा। ठीक है, चलिए देखिए माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। ये बात आपको याद रखना, नेपाल में इसको हम सागरमाथा बोलते हैं। इसके अलावा एवरेस्ट के शिखर में चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? विछेंद्री पाल, जो कि 1984 में इन्होंने फतह हासिल की थी। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। लघु हिमालय की बात करेंगे तो बच्चों 60 से लेकर के 80 किलोमीटर लगभग चौड़ा है और 3500 से 4500 मीटर एवरेज हाइट है। ठीक है, महान हिमालय, ग्रेटर हिमालय की कितनी थी? 6100 मीटर एवरेज हाइट थी और इसकी कितनी है? 3500 से 45। तो देखिए जो मिडिल हिमालय है बच्चों, देखिए एक बार मैं आपको बता दूं, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? ट्रांस हिमालय। इस प्रकार से ट्रांस हिमालय हमने पढ़ा, है ना, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और ये कैलाश। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांस हिमालय। इसके बाद हमने अभी पढ़ा ग्रेटर हिमालय, इस प्रकार से है, इसको हम क्या बोलते हैं? ग्रेटर हिमालय। ठीक है, फिर हमने अभी पढ़ रहे हैं जो उसको वो बोलते हैं मिडिल हिमालय, तो मिडिल हिमालय इस प्रकार से है, और फिर शिवालिक आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से पूरा हिमालय है, आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। तो जो मिडिल हिमालय है ना बच्चों, इसकी एवरेज हाइट देखिए 3500 से 4500 मीटर है। इसका मतलब ये है कि मैक्सिमम हिल स्टेशन मतलब पर्वतीय नगर, आपने देखा होगा कि बहुत सारे पर्वतीय नगर आपको देखने को मिलते हैं। हिल स्टेशन आप घूमने भी जाते हैं, खासतौर पर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में। ठीक है, तो ये आपको मिडिल हिमालय या फिर लघु हिमालय के अंतर्गत ही देखने को मिलते हैं। उसका एक रीजन ये है कि इसकी एवरेज ऊंचाई कम है। अब देखिए 6100 मीटर
6100 मीटर थी ग्रेटर हिमालय की, तो यहाँ पर इतनी ऊंचाई में तो पूरी बर्फ ही जमी रहती है ना। इसके जो ग्रेटर हिमालय है, ये मान लीजिए ग्रेटर हिमालय, तो इसका जो ऊपर वाला शिखर है यहाँ तो हमेशा बर्फ ही जमी रहती है, तो यहाँ पर तो कोई घूमने जाएगा नहीं, है ना। मतलब तो जो मिडिल हिमालय है बच्चों, इसकी एवरेज ऊंचाई कितनी है, 3500 से 4500। तो हिल स्टेशन के लिए ये पर्वत अच्छे माने जाते हैं, इसलिए मैक्सिमम जो हिल स्टेशन है आपको इसी रीजन में देखने को मिलते हैं, तो ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए, इसके अलावा एक बात और याद रखना है बच्चों की जो मिडिल हिमालय है ना, ये असतत अवस्था में, मतलब टूटा हुआ है। जैसे मान लीजिए ग्रेटर हिमालय हो गया, है ना। मिडिल हिमालय कैसा है, एक रेंज यहाँ है, एक रेंज यहाँ है, एक रेंज यहाँ है और एक रेंज यहाँ है, इस प्रकार से है, ठीक है। तो ये जो अलग अलग रेंज है इनको अलग अलग नाम से जाना जाता है। एक रेंज ये है, एक रेंज ये है, एक रेंज ये है, एक रेंज ये है, तो इसको क्या बोलेंगे, पीर पंजाल। जो इसकी सबसे पहली वाली रेंज है जो जम्मू कश्मीर में आती है, जम्मू कश्मीर रीजन में आती है, इसको हम बोलते हैं पीर पंजाल रेंज। जो दूसरी वाली है इसको हम बोलते हैं धौलाधर रेंज। कौन सी रेंज, धौलाधर रेंज, ये कहां पर है, हिमाचल प्रदेश में। इसके बाद जो अगली रेंज है इसको हम बोलते हैं मसूरी रेंज। कौन सी, मसूरी रेंज। और नागटिब्बा रेंज, ये दोनों कहाँ है, उत्तराखंड में। और फिर जो नेपाल में आती है उसको हम बोलते हैं महाभारत रेंज, ठीक है। तो ये जितने भी नाम आपको यहाँ पर लिखाई दे रहे हैं, पीर पंजाल, धौलाधर, नागटिब्बा, इसके बाद अलावा मसूरी और महाभारत, तो ये सभी मिडिल हिमालय का ही हिस्सा है। चूंकि मिडिल हिमालय टूटा हुआ है इसलिए अलग अलग रेंज को अलग अलग नाम से जाना जाता है, तो ये आपको विशेष तौर पर याद रखना है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, मिडिल हिमालय को जम्मू कश्मीर में किस नाम से जानते हैं, तो पीर पंजाल नाम से जानते हैं। हिमाचल प्रदेश में मिडिल हिमालय को किस नाम से जानते हैं, धौलाधर नाम से जानते हैं। मसूरी और नागटिब्बा उत्तराखंड में कौन सी पर्वत श्रृंखलाओं का भाग है, तो मिडिल हिमालय का भाग है। महाभारत रेंज किसका भाग है, तो मिडिल हिमालय को नेपाल में महाभारत रेंज के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब देखिए, जैसे अभी हमने वहां पर हिंजलैंड को पढ़ा था, ठीक है, ITSZ को पढ़ा था कि ट्रांस हिमालय और ग्रेटर हिमालय के बीच में ये फॉल्ट है। उसी प्रकार से महान हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में जो ये फॉल्ट है ना, जो प्लेट टूटी थी, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं मेन सेंट्रल थ्रस्ट, ठीक है। मेन सेंट्रल थ्रस्ट के नाम से जानते हैं महान हिमालय और लघु हिमालय को के बीच में जो, ठीक है। तो ये मेन सेंट्रल थ्रस्ट बच्चों महान हिमालय और लघु हिमालय को अलग करता है, आपको याद रखना है। यह महान हिमालय के दक्षिण में लगभग इसके समांतर पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर फैला हुआ है, तो ये बात आपको थोड़ा सा दिमाग में रखना है, ठीक है। एक मिनट रुकना, एक मिनट रुकना आपको थोड़ा सा। ठीक है, चलिए। इसके अलावा देखिए, पीर पंजाल श्रृंखला हिमालय की सबसे लंबी श्रृंखला है ना। जितनी भी श्रृंखला मैंने बताई, पीर पंजाल, धौलाधर, नागटिब्बा, महाभारत, तो इसमें जो पीर पंजाल रेंज है ये सबसे लंबी रेंज है, जो कि मुख्यतः जम्मू कश्मीर वाले रीजन में फैली हुई है। तो ये बात बच्चों आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे डिस्कस कर लेते हैं। अब देखिए, मैंने आपको बताया कि जो ये मिडिल हिमालय है यहाँ पर बहुत सारे पर्वतीय नगर भी स्थित हैं, है ना। बहुत सारे पर्वतीय नगर स्थित, तो इनको अलग अलग नाम से जाना जाता है। कौन कौन से ये मतलब ये जो यहाँ पर हिल स्टेशन है इनको अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो कौन कौन से ये हिल स्टेशन है इनको भी जरा हम एक बार देख लेते हैं, ठीक है। देखिए, जैसे हिमाचल प्रदेश में कुछ हिल स्टेशन है, जैसे डलहौजी हो गया, शिमला हो गया, मनाली हो गया, कुल्लू हो गया, मंडी हो गया, धर्मशाला हो गया, कसौल हो गया, ठीक है। तो डलहौजी, शिमला, मनाली, कुल्लू, मंडी, धर्मशाला। तो क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं इनमें से, मान लीजिए कोई कुछ हिल स्टेशन दे दिया, पूछेगा किस हिमालय में स्थित है, तो मध्य हिमालय में स्थित है, ठीक है। और मध्य हिमालय में भी कहां पर, हिमाचल प्रदेश वाले रीजन में स्थित है ना। तो ये बात आपको याद रखनी है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। उत्तराखंड के कुछ प्रमुख हिल स्टेशन है, जैसे मसूरी हो गया, नैनीताल हो गया, रानीखेत हो गया, अल्मोड़ा हो गया, मुक्तेश्वर हो गया। तो ये सभी मिडिल हिमालय के ही हिस्से हैं जो कि उत्तराखंड में स्थित हिल स्टेशन है, तो इनको आपको याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में एक दार्जिलिंग है, आपने देखा होगा, तो ये दार्जिलिंग भी मिडिल हिमालय में ही स्थित है, तो ये बात भी आपको याद रखनी है, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। अब देखो, जो ग्रेटर हिमालय है ना बच्चों, महान हिमालय है और यहाँ पर मिडिल हिमालय है, इस प्रकार से, ठीक है। तो ये बीच वाला जो हिस्सा होता है ना, ये खाली वाला, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं पर्वतीय घाटी। क्या बोलते हैं, पर्वतीय घाटी या फिर माउंटेन वैली इसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार से महान हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में बहुत सारी घाटियां पाई जाती हैं, ठीक है। तो इनको अलग अलग घाटियों को हम यहाँ पर देख लेते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं। तो एक है काश्मीर घाटी, तो ये काश्मीर घाटी कश्मीर रीजन में ही स्थित है, जो कि महान हिमालय और मध्य हिमालय की पीर पंजाल रेंज के मध्य में स्थित है। देखिए, ये महान हिमालय हो गया और ये मिडिल हिमालय हो गया। तो इसके बीच में जो ये रेंज है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं, इसके बीच में जो ये घाटी इसको हम क्या बोलते हैं, काश्मीर घाटी, ठीक है। काश्मीर घाटी, देखिए यहाँ पर देखिए, ये एक पर्वत है, ये दूसरा पर्वत है, इस प्रकार से। तो यहाँ पर देखिए पूरे के पूरे शहर बसे हुए हैं, है ना, यहाँ पर। तो इनको हम क्या बोलते हैं, पर्वतीय घाटी। तो ये आपको याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, काश्मीर घाटी कहाँ है, तो महान हिमालय और मध्य हिमालय की पीर पंजाल रेंज के मध्य में। अगली है बच्चों यहाँ पर कुल्लू घाटी। कुल्लू घाटी कहाँ है, महान हिमालय और मध्य हिमालय की पीर पंजाल और धौलाधर रेंज के मध्य में, ठीक है। इसके अलावा एक है काठमांडू घाटी, तो ये महान हिमालय और महाभारत रेंज है जो मिडिल हिमालय की, उसके बीच में है काठमांडू घाटी। तो ये कुछ पर्वतीय घाटियां हैं, इनको भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कई बार बच्चों एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। चलिए, एक कांगड़ा घाटी है, तो ये धौलाधर रेंज की तलहटी में स्थित है।
अब हम शिवालिक को स्टडी कर लेते हैं। देखिए मेन बाउंड्री फॉल्ट जो है लघु हिमालय को शिवालिक से अलग करता है ना। अभी हमने देखा था मेन सेंट्रल थ्रस्ट महान हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में था, उसी प्रकार से मेन बाउंड्री फॉल्ट मिडिल हिमालय और शिवालिक के मध्य में स्थित है। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। हिमालय की सबसे बाहरी और दक्षिणी श्रृंखला को शिवालिक हिमालय के नाम से जाना जाता है। हिमालय की सबसे नवीन श्रेणी है, सबसे लेटेस्ट है ना। मतलब देखिए सबसे पहले ट्रांस बना था, है ना, ट्रांस बना था इस प्रकार से, फिर ग्रेटर हिमालय बना इस प्रकार से, फिर मिडिल हिमालय बना और सबसे बाद में अभी क्या बना, शिवालिक। तो सबसे कम ऊंचाई भी शिवालिक की है और सबसे लेटेस्ट भी शिवालिक है और सबसे दक्षिण में भी शिवालिक ही स्थित है, आपको याद रखना है। ठीक है, कैसा भी क्वेश्चन आया आपको क्लियर रखना है। अब देखिए यहाँ पर विशेषता क्या है, यहाँ पर अनेक छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं। ठीक है, देखिए जो मिडिल हिमालय है और जो शिवालिक है ना, इनके ढलानों पर क्या होते हैं, घास के मैदान पाए जाते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, एक मिनट यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गया है। ठीक है, देखिए हाँ, इनको हम दून और द्वार बोलते हैं। यहाँ तो दून और द्वार, यहाँ पर एक मिनट रुक जाए, थोड़ा सी गलती हो गई है यहाँ पर, है ना। देखिए जो ये घास के मैदान होते हैं ना, इनको क्या बोलते हैं, बुग्याल और पयाल बोला जाता है। दून द्वार नहीं बोलते, दून द्वार क्या है वो मैं आपको अभी बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर अनेक छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं। घास के मैदान क्या है, मान लीजिए मिडिल हिमालय है, ठीक है, और ये शिवालिक है। तो इनके जो ये पर्वतीय ढाल होते हैं ना बच्चों, यहाँ पर इस प्रकार से मखमली घास पाई जाती है, इस प्रकार से मखमली घास पाई जाती है, जिसको उत्तराखंड में बुग्याल पयाल कहते हैं और जम्मू कश्मीर में क्या बोलते हैं, जम्मू कश्मीर में इनको हम मर्ग बोलते हैं। ठीक है, सोनमर्ग गुलमर्ग आपने सुना होगा, तो ये बात आपको याद रखना, ये मर्ग वाला पॉइंट आप याद नोट डाउन कर लेना। जबकि ये जो दून और द्वार है ना, ये दून और द्वार क्या है कि मिडिल हिमालय और शिवालिक के बीच में जो लंबवत घाटियां पाई जाती हैं, है ना, तो यहाँ पर कुछ शहर स्थित हैं, जैसे हरिद्वार हो गया, है ना, कोटली दून हो गया, तो इनको दून और द्वार कहा जाता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप याद रखना। ठीक है, ये वाला पॉइंट यहां से काट देना। ये क्या है, ये है लंबवत घाटियां, ये हैं लंबवत घाटियां जो कि मिडिल हिमालय और शिवालिक के बीच में पाई जाती हैं। और बुग्याल पयाल क्या है, ये घास के मैदान है, सॉफ्ट मुलायम मखमली घास के मैदान है, जो कि मिडिल हिमालय और शिवालिक की ढाल में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आप करेक्ट कर लेना। देखिए यहाँ पर पाए जाने वाली दून कौन कौन से हैं, देहरादून, कोटली दून, पाटली दून और द्वार हरिद्वार। ये क्या है, ये लंबवत घाटियां हैं, लंबवत घाटियां हैं जो कि मिडिल हिमालय और शिवालिक के बीच में है। इसके अलावा शिवालिक के हिमालय के निचले स्तर को तराई प्रदेश कहा जाता है, तराई रीजन कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर महान हिमालय, मिडिल हिमालय और फिर शिवालिक। अब इसके बीच बात कोई पर्वत नहीं है, इसके बाद आपको मैदानी क्षेत्र देखने को मिलेगा जो कि नदियों के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, तो इसके दक्षिण में आपको भांवर और तराई प्रदेश देखने को मिलता है। हिमालय के बाद वाला जो हमारा लेक्चर रहेगा, सेकंड फिजिकल डिवीजन, उत्तर का विशाल मैदान, उसमें हम इन्हीं चीजों को डिस्कस करेंगे। तो शिवालिक के दक्षिण में तराई रीजन पाया जाता है, या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं कि शिवालिक के दक्षिण में भांवर व तराई रीजन पाया जाता है। अब ये क्या होता है हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, मैदानी क्षेत्र समझ लीजिए इसको। अब हम देख लेते हैं पूर्वांचल हिल्स या फिर पूर्वोत्तर हिल्स। तो देखिए हिमालय का विस्तार बच्चों उत्तर से पूर्व में छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में, यहाँ पे 4 प्रमुख पहाड़ियां पाई जाती हैं, डफला, मिरी, अवोर, मिश्मी। अब देखिए क्या है, थोड़ा सा मैं आपको पूरा मैप खोल दूं यहाँ पर। अब देखिए हिमालय यहाँ पर यहाँ तक आया हुआ है, नॉर्थ ईस्ट तक आया। ठीक है, तो यहाँ पर ना छोटी छोटी पहाड़ियां हैं कुछ अरुणाचल प्रदेश वाले रीजन में। तो डफला, मिरी और अवोर, जो ये 3 पहाड़ियां आप दिख रहे हैं ना, यहाँ पर देखिए डफला, मिरी और अवोर, ये अवोर है, ये अवोर। ठीक है, क्या है, अवोर। तो ये जो 3 पहाड़ियां हैं बच्चों, ये किसका हिस्सा है, ये शिवालिक हिमालय का ही हिस्सा है। ठीक है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, जबकि मिसमी, अब देखिए क्या होता है ना, यहां से हिमालय इस प्रकार से आता है और अचानक से दक्षिण में इस प्रकार से मुड़ जाता है। ठीक है, तो यहां पर जो ये छोटी छोटी पहाड़ियां हैं, इनको क्या बोलते हैं, पूर्वांचल हिल्स बोलते हैं, है ना, पूर्वोत्तर हिमालय बोलते हैं। तो एक बात में यहां पर याद रखना कि डफला, मिरी और अबोर ये तो शिवालिक का हिस्सा है, और जो बाकी मिसमी और जो भी हम आगे पढ़ेंगे ये पहाड़ियां, जैसे पटकई बूम, नागा, लेमाटोल, मीजो, तो ये सभी किसका हिस्सा है, ये पूर्वोत्तर हिमालय का हिस्सा है। ठीक है, जबकि डफला, मिरी और अबोर किसका है, शिवालिक का है। ठीक है, देखिए यहां से एक नदी निकलती है, ब्रह्मपुत्र नदी, और यहां से ये मुड़ती है। तो ब्रह्मपुत्र नदी के इस साइड जो पहाड़ियां हैं ये पूर्वोत्तर हिमालय के अंतर्गत आती हैं, जबकि इस साइड जो पहाड़ियां हैं ये शिवालिक का हिस्सा है। ठीक है, तो याद रखना डफला, मिरी और अवोर ये किसका हिस्सा है, ये शिवालिक हिमालय का हिस्सा है, जबकि मिसमी पूर्वोत्तर हिमालय का हिस्सा है। और ये चारों कहां पर है, अरुणाचल प्रदेश रीजन में ही आती है। ठीक है, चलिए मेन क्वेश्चन आएगा कि कौन सी पहाड़ी कहां है, किस राज्य में है, तो ये चारों कहां है, अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, याद रखना है। ठीक है, यहां पर मिसमी काट देना, मिसमी नहीं है शिवालिक का हिस्सा। भारत और म्यांमार की सीमा में स्थित पहाड़ियां जो हिमालय के अंतर्गत ही आती हैं। तो देखिए अरुणाचल प्रदेश में पटकुई बूम, नागालैंड में नागा पहाड़ियां, मणिपुर में लेमाटोल पहाड़ियां और मिजोरम में मीजो पहाड़ियां। तो ये सभी जो बच्चों पहाड़ियां हैं, ठीक है, ये अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जाना जाती हैं, तो ये आपको थोड़ा सा याद रख लेना है। ठीक है, इसके अलावा लेमाटोल की पहाड़ियां हैं और बड़ाइल की पहाड़ियां हैं। ठीक है, ये असम राज्य में स्थित है। ठीक है, देखिए जो बराइल की पहाड़ियां हैं ये असम में स्थित है, जबकि लेमाटोल की कहां पर है, मणिपुर में स्थित है। तो कंफ्यूज नहीं होना, लेमाटोल पहाड़ियों के पश्चिम में स्थित है बराइल की पहाड़ियां, जो कि असम राज्य में है। यहां पर सिर्फ बच्चों आपको पहाड़ी और किस राज्य में वो स्थित है इतना याद रखना है, इससे बाहर क्वेश्चन आपका नहीं आएगा। ठीक है, चलिए तो ये बच्चों पूरा हमारा देखिए हिमालय हमने ये पढ़ लिया। ठीक है, क्या क्या पढ़ लिया हमने एक बार बता देता हूं आपको। श्रेणियों के आधार पर जब हमने इसका विभाजन किया तो हमने ट्रांस हिमालय पढ़ लिया, इसमें हमने काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कैलाश रेंज पढ़ा। ठीक है, एक हिमालय का हिस्सा नहीं है, आपको एक बात याद रखना है। ठीक है,
इसके बाद हमने मुख्य हिमालय पढ़ा, जिसमें महान, मध्य और शिवालिक को पढ़ा, ये हमने कर लिया। पूर्वोत्तर हिल्स में कुछ जो पहाड़ियां थी वो भी हमने डिस्कस कर लिया। ठीक है, तो आज हमने बच्चों श्रेणियों के आधार पर जो हिमालय का विभाजन है या फिर उत्तर और उत्तर पूर्व की पर्वत श्रृंखलाओं का विभाजन है वो हमने डिस्कस कर लिया। कल हम इसका प्रादेशिक विभाजन डिस्कस करेंगे और यहाँ पर जो कुछ प्रमुख दर्रे हैं, पासेस हैं, उनको हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल आज का लेक्चर हम यहीं तक रखेंगे। ठीक है, और कल हम हिमालय का प्रादेशिक विभाजन को स्टडी करेंगे, यहाँ पर स्थित प्रमुख दर्रे देखेंगे, और जो उत्तर का विशाल मैदान है ना, उत्तर का विशाल मैदान वाला रिक्त क्षेत्र है, उसको भी हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। ठीक है, चलिए, तो फिलहाल आज के लेक्चर में इतना ही। मुलाकात होगी कल अगले लेक्चर में। तब तक अपना ख्याल रखें और पढ़ते रहें। बाय बाय, टेक केयर।